नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रिया को अपने संपूर्ण भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहेंगे और यह जान के बहुत यह प्रसन्नता है कि वो हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन जिनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, उनके अनुसार ये जो भारतीय अवाम ताकत दल का जो मुहिम है, जो प्रयास है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका जो वाजिब सम्मान है वो पूरा देश दे, जो ये मुहिम है भारतीय अवाम ताकत दल की, उस मुहिम से हमारे विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन का जो उत्साह है शेष भारत के लिए बहुत वो प्रेरणादायक है। इसका कतई तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए, इसका कतई इस ओर भी तात्पर्य नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ पश्चिम बंगाल में सम्मान देने के लोग उत्साहित हैं, बल्कि पूरा देश उसके लिए जो है उत्साहित है। लेकिन कोई न कोई तो प्रेरणादायक होता है ना, कोई जब मुहिम चलती है तो प्रेरणादायक होता है। तो इसलिए विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहनों का जो उत्साह है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका वाजिब और डिजर्विंग सम्मान जो है उनको दिया जाए और उनसे प्रेरणा ली जाए जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में, राजनीति के हर क्षेत्र में और अपने शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में। यह इस देश के लिए बहुत जरूरी है और बहुत लाभदायक है। तो इसी संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना है कि हमारे सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों से ये गूंज उठनी चाहिए। ये गूंज जो है उन ताकतों के भी कान में जाना चाहिए जो ताकतें
हमारे इन वीर सपूतों यानी परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि को भी उसी प्रकार उनका वाजिब और डिजर्विंग सम्मान ये हमारा पूरा देश देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए जो पिछले एकाध एपिसोड में जो कहा गया था कि ये गूंज उन ताकतों के जिन्होंने इन महापुरुषों के को दबा के रखा और देश के गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को जो आगे किया, उनके सारी गद्दारी के पापों को ढका और हमारे इन वीर सपूतों को दबा के रखा। तो इसलिए अब देश और हमारे सभी देशवासी, हमारे 140 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहन, ये की ओर से एक गूंज उन ताकतों के कानों तक जानी चाहिए जिन्होंने इस तरह का कुचक्र वो रचा हुआ है कि हमारे इन वीर सपूतों को दबा करके देश के अभिशापों को आगे किया है। वो गूंज इस रूप में ही जानी चाहिए, यह देश हमारा सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। यह हमारा देश शहीद आजम भगत सिंह जी का है। यह हमारा देश भारत बाबा साहब अंबेडकर जी का है। यह हमारा देश अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। यह हमारा देश अमर शहीद अशफाकुल्ला जी का है। यह हमारा देश अमर शहीद खुदीराम बोस जी का है। यह हमारा देश अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी का है। यह हमारा देश अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी का है। यह हमारा देश अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जी का है। यह हमारा देश अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू जी का और इत्यादि अन्य अमर शहीदों का है। इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू सरीखे जैसे गद्दारों का बिल्कुल नहीं है। इस तरह की गूंज हमारे सभी 140 करोड़ आदरणीय भारतीय भाई बहनों की ओर से आनी चाहिए। तब जाकर के ये देश विरोधी ताकतों का दिलो दिमाग जो है वो ठिकाने रहेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वो पत्रकारों का गिरोह जिसको लोग लुटियन मीडिया और पत्रकारों का गिरोह के नाम से संबोधित करते हैं, हमारे मोदी महोदय उनको खान मार्केट गिरोह के नाम से भी संबोधित करते हैं और वास्तविक उसका जो चरित्र है, जो फितरत है कि ये देश की सबसे अभिशाप तंजीम जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की गुमद में बैठ करके ये जो गिरोह है, ये जो मंडली है,
42-43 पत्रकारों का, तो जीएनपीसी के ही गोद में बैठ करके जीएनपीसी के ही लूट के माल का हिस्सेदार बन करके उसी गोद में बैठ करके, और इसने अपना पूरा दिलो दिमाग उसी के पास गिरवी रख करके अपना उसका दृष्टिकोण इतना, अपने विचार इतना सड़ा दिया है कि वह देख ही नहीं पाता है कि यह देश जो है उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी कई महापुरुष, माने अनेक महापुरुष हैं, अनेक हस्तियां हैं, अनेक शख्सियत हैं और अनेक इस भारत माता के सपूत हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया अपने प्राणों की आहुति दे करके। और ये सब तो जो है जो अभिशाप हैं मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तो शुद्धतः अंग्रेजों के मुखबिर रहे, दलाल रहे और उनके चमचे रहे। और जब कभी इन सबों को जेल में जाने की स्थिति बनी तो अंग्रेजी सरकार की ओर से दामादों की तरह इनको सुविधाएं मिली। वहीं हमारे जितने भी क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त और अमर शहीद रहे उनको कठोर कठोर यातनाएं मिली, ये सत्य है। और जो ये मुखबिर रहे, दलाल रहे, उसको कई ऐतिहासिक तथ्य जिनको इस जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार गिरोह ने छिपाया, लेकिन अन्य स्रोतों से जो है ये तथ्य जो है इसका बयां करते हैं। कई ऐसे तथ्य हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई सदस्य उस समय तत्कालीन वो कहते थे कि हमको भारत की तब तक चिंता नहीं करनी है जब तक कि भारत का एक एजेंट, उनका इशारा इसी मोहनदास करमचंद गांधी की ओर से था, की ओर ही था कि जब तक हमारा एक एजेंट वहां पर पड़ा हुआ है। ये कई ब्रिटिश सांसदों के उद्गार हैं। हमारे बाबा साहब ने भी कहा था कि ये मोहनदास करमचंद गांधी डबल डीलर है, ये अंग्रेजों से भी डील करता है और हमारी आवाम को भी बेवकूफ बनाता है। तो कई है, और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो कि बताया गया है इसी YouTube के माध्यम से कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके विरोध में जो एक देशभक्ति का आंदोलन चला था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का सामना करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से यहां पर पैराशूट करवाया और आते ही उसने अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की हरकतें इसने शुरू कर दी और सार्वजनिक रूप से इसने अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की कस्में खाई, जिसके एवज में अंग्रेजों ने इसको हिंद केसरी उपाधि दी। और हमारे आदरणीय सभी भारतीय भाई बहन ये जानते भी होंगे या उनको जानना भी चाहिए कि अंग्रेज उन्हीं को हिंद केसरी, नाइटहुड, राय बहादुर, सर इत्यादि के बाद उन्हीं को दिया करते थे जो कि अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी करते थे या उनके प्रति वफादारी की कस्में खाते थे, वो भी घुटने टेक करके।
तो ये मोहनदास करमचंद गांधी आते ही सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की कस्में खाई और अपने भारतीयों को भी वो इस तरह से विवश किया कि वो अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए अंग्रेजी सेना में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए वो अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए भी उसने भारतीयों को इस प्रकार से उकसाया। तो हमारे आदरणीय, यह बात पहले भी बताई गई है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस पर गौर करें कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान भारत माता के सपूतों ने अपने प्राण दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, हंसते हंसते मौत को गले लगाया और गले लगा करके अपने प्राणों की आहुति दी भारत माता की बलिवेदी पर। उन्हीं अंग्रेजों के प्रति जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी वफादारी की कस्में खा करके उसी अंग्रेजी सरकार से हिंद केसरी की उपाधि लेता है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाने इसकी फितरत को, और इसकी फितरत को और भी जो कि जीएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार रहे हैं और जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का एक गिरोह है, उसका और इनके नाम भी भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले बताया हुआ है और उनके नाम आप जान लीजिए। एक है विपिन चंद्रा जो कि मरने के पहले जो है एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था, और उसके बाद जो है मृदुला मुखर्जी और रोमिला थापर, इरफान हबीब, राम शरण शर्मा, रामचंद्र गुहा, आरसी दत्त, ये सब गिरोह है जो कि हमारे इन महान सपूतों को पीछे रख करके, बैकग्राउंड में रख करके इन देश के अभिशापों को मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को उनके सारे पापों को ढकते हुए इनको आगे किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इन अभिशापों को पहचाने और इन इतिहासकारों को भी पहचाने और इन जीएनपीसी की गोद में बैठ करके जो पत्रकारों का गिरोह जिन्हें लुटियन पत्रकार कहा जाता है, लुटियन मीडिया कहा जाता है, उनको भी पहचाने और अपने इन महान सपूतों को, अपने भारत माता के इन महान सपूतों को उनके वाजिब सम्मान देने के लिए एक स्वर से ये गूंज जो है प्रतिध्वनित करें। तो इसी संबंध में ये बताना जरूरी है कि जो ये जीएनपीसी की गोद में बैठ करके जिन पत्रकारों ने ये खास करके भारतीय जनता दल के इन वीडियो के प्रति उन सबों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की और जो वीडियो ये कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि
भारत के यानी भारत माता के इन सपूतों को उनका वाजिब सम्मान दिए जाने का वक्त आया है, तब ये जीएनपीसी की गोद में बैठने वाले और जीएनपीसी के लूट के माल का वो हिस्सेदार बनने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि यदि गांधी और नेहरू को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा। उनके कहने का मतलब यह है कि इन सबों ने अपना दिमाग इतना खाली कर दिया है कि इन अभिशापों के अलावा कोई है ही नहीं। तो उन जो पत्रकार हैं वो करीब उनकी संख्या 42 या 43 है, और वो जो गिरोह है वो रवीश कुमार से शुरू होता है, और जो एनडीटीवी खुद इस भारत विरोधी एक मीडिया है, उसके एनडीटीवी के कई एंकर जैसे कि निधि राजदान, निधि कुलपति, अखिलेश शर्मा, संकेत उपाध्याय, श्रीनिवासन जैन इत्यादि, और न्यूज़ 24 के भी संदीप चौधरी और मानव गुप्त, और उसके बाद अभिसार शर्मा और शेखर गुप्त, बरखा दत्त, करण थापर, प्रभु चावला, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आरफा खानम, शहला रशीद, राणा अयूब, सुरा भास्कर, राहुल कंवल, अजीत अंजुम, उर्मिलेश, ओम थानवी और आशुतोष, मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, राजेश बादल, शरद प्रधान, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, एनके सिंह, शीतल पी सिंह, इस प्रकार कई हैं इसमें। तो ये सब जो है ये वही जीएनपीसी जो इस देश की सबसे खतरनाक राजनीतिक और देश विरोधी और जिस देश की गद्दार राजनीतिक तंजीम है, उसी की गोद में बैठ करके ये पत्रकारिता करते हैं। इसलिए वास्तविक गोदी मीडिया यही है, गोदी पत्रकार यही हैं। लेकिन इसके पहले जो है वो खुद ही चिल्ला के बोलता है रवीश कुमार दूसरों को गोदी पत्रकार। ये तो हर अपराधी का उसका एक चाल होती है, टैक्ट होता है कि जिसके लिए वो जिन अपराधों के लिए वो दोषी होता है वो दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देता है। ये उसकी चाल का हिस्सा है। खैर, तो उनकी ओर से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि जो उनकी ओर से जो भारतीय अवाम ताकत दल का ये प्रयास है कि भाई अब हमें इन वीर सपूतों को सम्मान दिया जाए, तो वो कह रहे हैं कि यदि गांधी और नेहरू को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा। और भी इसी तरह से उलुल जुलुल प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं इस पर, भारतीय अवाम ताकत दल की इस मुहिम पर कि यूट्यूब वाले सर जो है यदि आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खैर, देखिए इनको मुंह लगाना भारतीय जनता ताकत दल इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता को जानना हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत जरूरी है। तो ये जो कहते हैं कि ये नेहरू और जीएनपीसी ही जब तक है तो संविधान है, तभी तक लोकतंत्र है।
लेकिन वो भी जान लें, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन तो जानना शुरू कर दिए हैं कि ये जो ताकतें हैं जीएनपीसी तरीके या जो है, ये लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े कलंक हैं, अभिशाप हैं उसके, और संविधान के हत्यारे हैं ये। हर एक संवैधानिक प्रक्रिया हो, चाहे न्यायपालिका का सम्मान हो, इन सबों ने बराबर हत्या की है। तो संविधान के भी हत्यारे हैं, लोकतंत्र के भी हत्यारे हैं, और लोकतंत्र को तो हमेशा इन सबों ने माने धन बल से, बाहुबल से और चुनाव में धांधली करके और फिर जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और जहरवादों से हमारे भारतीय समाज को छिन्न भिन्न करके और उनको, हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके वोट छीनते हुए सत्ता हथियाने का जो षड्यंत्र किया है वह लोकतंत्र का सीधा सीधा अपहरण है, किडनैपिंग है, हाईजैक है। अब इनके मुंह से उल्टे वही जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा गोदी पत्रकार कौन है? रवीश कुमार। वो दूसरों को कहता है कि वो गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार, वही चीज है कि लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे ये जीएनपीसी रही है। और अब उसी की शब्दावली उठा करके अब जो है दूसरों को या भारतीय वाम ताकत दल को, जो कि सिर्फ ये कहता है कि देश में भारतीयता के आधार पर एकता आनी चाहिए, भारतीयता के आधार पर आपसी एकता आनी चाहिए, भारतीयता के आधार पर आपसी सद्भाव आना चाहिए, भारतीयता के आधार पर आपसी भाईचारा आना चाहिए, भारतीयता के आधार पर आपसी अखलाक मोहब्बत आना चाहिए, इत्यादि सभी। और इन देश के गद्दारों को, देश के दुश्मन और घातक दुश्मनों को भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ठीक से पहचाने। तो उसको कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो चूंकि इन सबों का दिमाग जो है पूरा सड़ गया है, इसलिए सड़ गया है कि इन्होंने पूरा अपना बुद्धि दिमाग जो है उसी जीएनपीसी के यहाँ बंधक रख दिया है और गिरवी रख दिया है। इसके बयान, इसके आगे वो सोच सकते ही नहीं। तो इसलिए इनकी बातों पर, इनकी प्रतिक्रियाओं पर जरा भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर इनकी प्रतिक्रिया, इनकी बातें जो है वो कूड़ेदान के लायक होती हैं। और आप सभी भारतीय भाई बहनों का से निवेदन है कि इनकी बातों को कूड़ेदान में डाल दी जाइए। भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने भारतीय भाई बहनों को यह अवगत कराया है कि 2014 से लेकर अब तक ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसलिए वोट बटोरा है अपने भारतीय भाई बहनों से इस आशा से कि ये राष्ट्रवाद चलाएंगे और देश के दुश्मनों से इस देश की और हमारी रक्षा करेंगे। देश की बाहरी सीमाओं पर तो हमारे सेना के जवान रक्षा कर रहे हैं और वो रक्षा करने में सक्षम भी हैं, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन हैं वो चीन और पाकिस्तान से भी अधिक घातक हैं। उन दुश्मनों का नाश करने के बजाय ये बीजेपी वाले और मोदी जी है उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं और उनके यानी गद्दारी और भ्रष्टाचार, लूट के पापों को भी ढक रहे हैं। उनके लूटे हुए
काले धन की भी वो रक्षा कर रहे हैं और उनके आगे घुटने भी टेक रहे हैं। जबकि हमारे देश के अवाम ने एक नहीं 2 बार लगातार सत्ता में इसलिए बिठाया कि इनकी हमारी अवाम की इन देश विरोधी ताकतों से रक्षा करें। लेकिन रक्षा ये करने लगे उन देश विरोधी ताकतों की, और उन देश विरोधी ताकतों के द्वारा जो हिंसा हमारे भारतीय भाई बहनों पर हुई, उसके लिए इन्होंने पूरी छूट दे रखी, पूरी छूट दे रखी। कई उदाहरण है। सीए के विरोध में जो हिंसा हुई वह देश भूलता नहीं है। सीए पर भड़काने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि, करवाने वाला केजरीवाल, इन दोनों की रक्षा कर रहे हैं। दिखावे के रूप में सिर्फ अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन या सरजील अहमद को लटका रहे हैं। तो बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाना और छोटी मछली को लटका करके दिखाना, यह फितरत हो गई है मोदी महोदय की और बीजेपी वालों की। इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें। कृषि कानून के विरोध में यह मोदी महोदय को अच्छी तरह मालूम था कि ये जीएनपीसी और ये वाम दल वाले हमारे पंजाब में जो किसान भारतीय भाई बहन हैं उनको बरगला रहे हैं। और ये अच्छा, और एक बात और भी बहुत आश्चर्यजनक लगती है। ये बीजेपी कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की फौज है। इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं, जबकि मुट्ठी भर जीएनपीसी के वाम दलों के जो है वो अफवाह, झूठ और अफवाह का शिकार जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को बना डालते हैं। मुट्ठी भर जीएनपीसी के वाम दलों के जो है वो एलिमेंट तत्व जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को झूठ और अफवाह का शिकार बना देते हैं, और इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है बिल्कुल बैठे के बैठे, धरे के धरे रह जाते हैं। इसी से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इनके जो 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वह देश के लिए नहीं है। मतलब कि देश में यदि ये मुट्ठी भर जीएनपीसी वाले और ये वाले वामदल वाले जब झूठ और अफवाह फैलाते हैं, फैला करके हमारे देश में जो हिंसा फैलती है, तो तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, अस्थिरता फैलती है, उसके निवारण के लिए इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ चुनाव जिताने की एक मशीन है, सत्ता इनको दिलाने की मशीन है, देश के लिए नहीं है इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी। और ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। और इसी संबंध में ये भारतीय जनता पार्टी वालों को, मोदी महोदय को और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है कि अब इस तरह की भी आवाजें उठ रही हैं कि बीजेपी वाले देश को स्पष्ट करें कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है या सनातन। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इनके सिपा सालार हमेशा उलझा के रखे हुए हैं सनातन। तो ये स्पष्ट कर दें कि उनके लिए सनातन फर्स्ट है या ये हमारा राष्ट्र भारतवर्ष फर्स्ट है। ये इनको स्पष्ट करना होगा। और देखिए जब ये सवाल आएंगे ना, तो हमेशा ये बगली वो झांकेंगे। या इनसे यही पूछ दीजिए कि आपको गर्व किस पर है,
इन बीजेपी वालों से पूछ दीजिए कि आपको गर्व किस पर है, भारतीय होने पर या हिंदू होने पर। बगली झांकेंगे, अंत में ये कह देंगे कि क्या साहब क्या बात करते हैं, अरे जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। इस तरह का कंफ्यूजन खुद पालते हैं दुविधा, और हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को उसका शिकार भी बनाते हैं। तो इसलिए हमारे वो भारतीय भाई बहनों का इस तरह से अब सवाल उठने लगा कि ये बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतीय भाई बहनों के सामने, देश के सामने स्पष्ट करे कि उसके लिए फर्स्ट क्या है, सनातन या राष्ट्र भारतवर्ष। अब पूरा राजनीतिक माहौल को इन समूहों ने बहुत गंदा किया हुआ है। राजनीतिक माहौल में जय श्री राम जय श्री राम, प्रभु राम जी या हमारे अल्लाह ने यह आदेश दिया हुआ है कि ऐ मेरे बंदे, उन बंदों की खिदमत की सोच, उन बंदों का जीवन कैसे आसान हो, कैसे उनका जीवन जो सुकून से बीते, इसकी सोच। और यदि तुम उनके खिदमत की सोचोगे तो हमको स्वतः खिदमत मिल जाएगी। इसलिए प्रभु राम जी हो या अल्लाह हो, वो कदाप नहीं चाहेंगे कि उनके नाम को जो है इन सब बातों में घसीटा जाए। स्पष्ट है। इसलिए इस देश को जय श्री राम की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम जी ने तो खुद कहा है कि भाई तुम देश की सोचो, आवाम की सोचो, उनका दुख दर्द कैसे दूर हो ये सोचो, हमारा मुल्क कैसे मजबूत हो ये सोचो, ये आदेश है उनका। और कम से कम हमारा नाम यानी इन कामों में मत घसीटो। इसलिए इस विषय में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नारा होना चाहिए जय हिंद, ये नारा किसका था? हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। और जय भारत, तो सिर्फ जय हिंद जय भारत नारा ही इस देश के लिए आवश्यक है। और हमको इस बात की खुशी है कि कम से कम भारतीय जनता दल के इस जय हिंद जय भारत की नकल भी अब हो रही है। इसी बीजेपी के कई सिपा सालार और जो है यूट्यूब पर अब देखने को मिलता है कि अब वो नमस्कार के रूप में, अभिवादन के रूप में जय हिंद जय भारत वो शुरू कर दी हैं। लेकिन अभी उनकी वो बीजेपी वालों की आदत नहीं गई है, आदत जो है प्रभु राम के नाम को घसीटने की आदत भी नहीं गई है। और आपने देखा होगा कि एक बार संसद में ये सच्ची घटना, संसद में जो है ये असदुद्दीन ओवैसी जब वो शपथ लेने जा रहे थे एक सांसद के रूप में, तो यही सब जो है जय श्री राम का हल्ला कर रहे थे। और ये उसके जवाब में बोल रहा था अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को कहना पड़ा कि भाई इस संसद में इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। उन्हीं के पार्टी के वो खुद मना कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये प्रभु राम का नाम जो इसमें घसीटते हैं, चाहे जय श्री राम के रूप में चाहे अल्लाहू अकबर के रूप में, दोनों जो है इस देश के लिए माने बिल्कुल नुकसानदेह है। सिर्फ राष्ट्र की सोचिए, जय हिंद जय भारत, ये नारा जो है इस देश के लिए आवश्यक है। और इसलिए भारतीय जनता दल बराबर इसका सम्मान करता है। आपने देखा होगा कि जब भी ये दो प्रवक्ता हैं इनके प्रमुख बीजेपी के, एक समित पात्रा और एक वो सुधांशु त्रिवेदी।
समित पात्रा हमेशा उसका जो व्याख्यान होता है वो या तो हिंदू को होगा या तो मुस्लिम होगा या तो मैंने वो इस्लाम पंथ पर कुछ वो बोलता रहता है हमेशा हर वक्त। और सुधांशु त्रिवेदी महोदय हमेशा वो प्राचीन काल में हम ये थे वो थे पता नहीं क्या क्या थे, वो जो कहा जाता है अंग्रेजी में स्मग बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड, एक बहुत बड़ी ये मुहावरा है अंग्रेजी का, और ये बहुत बड़ी बीमारी है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के लिए। स्मग बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड, जो जबकि जरूरत है कि जो हमारा वर्तमान भारत राष्ट्र है ये कैसे मजबूत हो, इसकी जो है इसकी बात नहीं सब करेंगे। वो पिछले कि हमारे यहाँ पूरा विज्ञान था और वो चिकित्सा पद्धति थी और इसरो से बड़ा जो है वो स्पेस साइंस थी, पता नहीं क्या झूठ मूठ की। जरूरत है कि हमारा जो वर्तमान भारत है इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और दूसरी विशेषता ये रहती है कि जीएनपीसी के जो प्रवक्ता हैं इन पर जब आरोप लगाते हैं उन अपराधों का जिन अपराधों के लिए खुद जीएनपीसी जिम्मेदार है, उल्टे इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये भीगी बिल्ली की तरह या मुस्कुराते हुए उसको स्वीकारते हैं। ये अक्सर ये देखा गया है। जैसे ये भारत जोड़ो पर ये देखा गया कि जीएनपीसी का एक प्रवक्ता है आलोक शर्मा, वो समित पात्रा को सीधे करा कि मैंने समित पात्रा की ओर इशारा करते हुए आलोक शर्मा कहता है ये देश के तोड़ने वाले हैं, और वो हंस भी रहा है और जो है वो सर भी झुकाए हुए है। देश जानता है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जानना शुरू कर दें कि देश को तोड़ने वाली जीएनपीसी, देश को बांटने वाली जीएनपीसी, हमारे भारत की भूमि लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन का 42,000 वर्ग मील देने वाला वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जीएनपीसी का। चीन की सीमा पर सड़क कोई सड़क या रेल की सुविधा न बना करके 10,000 वर्ग मील और घुसवाया चीन को, और चीन को जमीन दिया, तो वो चीन को दिया। और फिर इसी जीएनपीसी ने देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद का तांडव करा करके इस देश को टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न ये कर रही है जीएनपीसी। इसीलिए जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो कन्याकुमारी आकर के इसी से मिल गया। वो उल्टे जो है आरोप लगा रहा है जो है समित पात्रा को कि देश के टुकड़े करने वाले आप हैं, और वो हंसते हुए सर झुका करके भीगी बिल्ली की तरह उसको सुन रहा है। लेकिन ये जो चरित्र है समित पात्रा जैसे लोगों का, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो ऐसे नहीं है। उनकी एक साजिश है इन जीएनपीसी वालों को बचाने की। यही तो धोखेबाजी है बीजेपी की और मोदी जी की। नाम लेंगे राष्ट्रवाद का, उनके राष्ट्रवाद का मतलब कि देश के दुश्मनों को बचाना है, उनके राष्ट्रवाद का मतलब ये। और किस तरह से बचाते हैं? भारतीय अवाम ताकत दल बराबर समझा रहा है कि ये जीएनपीसी और जीएनपीसी के नेता जो है इस देश के लिए ये खतरनाक है, देश के खतरनाक दुश्मन है। इस खतरनाक चरित्र को, जीएनपीसी के इस खतरनाक चरित्र को छुपाने के लिए ये एक शगुफा निकाले हैं परिवारवाद। अब वो कि ये परिवारवाद चलाते हैं।
हमारे देश के लोग खुद फैसला करें कि परिवारवाद ज़्यादा बड़ा अपराध है या देश के खिलाफ गद्दारी ज़्यादा बड़ा अपराध है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि परिवारवाद जो है गद्दारी से भी बड़ा अपराध है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इतने नासमझ नहीं हैं। वो देख रहे हैं कि इस जेएनपीसी के गद्दारी को ढकने के लिए ही एक परिवारवाद का हवा जो है इन बीजेपी वालों के द्वारा जो है जो चलाया जा रहा है, उसको अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो इस देश के लिए अभिशाप है, घातक दुश्मन है, गद्दार है, उसको ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये परिवारवाद चला रहे हैं। दूसरा, ये राहुल गांधी की भारत के खिलाफ तमाम गद्दारियों की तमाम वाकयात हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि भाई ये 52 वर्ष का बच्चा है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है कि आटा जो है किलो में होता है कि लीटर में होता है, ना समझ है, और अधिक से अधिक ये पप्पू है। पप्पू को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम चुटकुलों के रूप में कि इसी पप्पू में ही आनंद उठाइए और इसको देश का गद्दार मत मानिए। तो इस तरह से तमाम मैंने जो बिल्कुल स्पष्ट दिखने वाली ये तमाम साजिशें हैं बीजेपी की इन जेएनपीसी को बचाने के लिए। और जो कार्रवाइयाँ जो होती हैं, जो मान लीजिए ये मोदी महोदय इनके ऊपर जो कार्रवाई की, मान लीजिए इन सबों के ऊपर जेएनपीसी वालों या जेएनपीसी की ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बस वो नेशनल हेराल्ड का, और नेशनल हेराल्ड का भी केस इनका नहीं है, वो है सुब्रमण्यम स्वामी का। तो उसी की हेराफेरी को दिखा करके पूरे देश के लोगों को उलझाना चाहते हैं। उलझा करके जो इसे सोनिया और राहुल के द्वारा जो लूट करके 180 लाख करोड़ से लेकर के 200 लाख करोड़ की जो काला धन है, उसकी ओर से ध्यान हटाने के लिए जो है महज 2000 करोड़ की हेराफेरी का नेशनल हेराल्ड वाला केस में पूरे देश को जो है उलझा दिया। ये चरित्र है मोदी जी का और बीजेपी वालों का। इसको अच्छी तरह से हमारे सभी भारतीय भाई बहन देखें। पीएफआई पर जो कार्रवाई, अरे भाई पीएफआई हो, सिमी हो, एसडीपीआई हो, इस देश की बहुत खतरनाक तंजीम है, लेकिन वह इसी जेएनपीसी की उपज है। लेकिन क्या करेंगे, जेएनपीसी को बचाएंगे और पीएफआई पर जो है वो कार्रवाई करेंगे। पीएफआई आकर के ये पैसे भी इनको दे दे, जैसा कि सीएए के विरोध में जो हिंसा हुई थी उसमें पीएफआई ने 200 करोड़ मंगाए थे, उसमें से 90 करोड़ जो है वो इनको कपिल सिब्बल को दिया था। तो वो मोदी जी को मंजूर है और सिर्फ जो है वो पीएफआई पर एक दिखावटी कार्रवाई करेंगे, और जिसको कि ये बीजेपी के जो जितने भी सिपा सालार हैं यूट्यूब पर जो बैठे हुए हैं, मनीष कुमार, मनीष ठाकुर, हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह इत्यादि जो है इतना तमगा लूटते हैं। और सच्चाई क्या है कि पीएफआई पर कार्रवाई करके जो पीएफआई का जो सरगना है, जिसके संरक्षण में ये पाली जा रही है पीएफआई जो है, उस जेएनपीसी को बचाएंगे। और ये जो पीएफआई है, ये उपज जो है जेएनपीसी की है, सिर्फ उपज ही नहीं है,
जब भी चुनाव होता है, ये बात पहले भी बताई गई, जब भी चुनाव होता है दक्षिण के राज्यों में, खास करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल इत्यादि में, यह जेएनपीसी, यही पीएफआई जो है, इसको जेएनपीसी को जितवाने का षड्यंत्र करती है। और पीएफआई की, जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में भी बताया गया है कि पीएफआई के कई नेताओं के साथ सोनिया गांधी के भी साझा किए हुए कई फोटो का जिक्र है। तो इसलिए कि ये पीएफआई और सिमी पीएफआई और एसडीपीआई वो जेएनपीसी का ही के द्वारा उपज भी है, उसके द्वारा पालक ये संगठन है। और चुनाव इत्यादि के मामलों में वो सहायता भी करता है। और लेकिन उसका जो वास्तविक जो कार्य है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कट्टरवादियों को पैदा करता है, वो भारत के खिलाफ। तो इस प्रकार जेएनपीसी खुद इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, जब पीएफआई के जरिए जो है, पीएफआई के जरिए कट्टरवाद, भारत के खिलाफ कट्टरवाद को संगठित करवाती है जेएनपीसी पीएफआई के द्वारा, अपने पीएफआई के द्वारा। अब यह है कि ये पीएफआई जो है सिमी का ही एक वर्जन है, उसी का एक परिवर्धित उसका रूप है। और उसी का इसी पीएफआई का जो राजनीतिक मुखौटा है वो एसडीपीआई है। ये टीवी चैनल वाले जानते हैं कि एसडीपीआई पीएफआई का ही जो है राजनीतिक मुखौटा है, उसी को बुलाते हैं चैनल वाले, मीडिया वाले। देखिए ये मीडिया वाले कितने बड़े देश के दुश्मन हैं। और वो मीडिया वाले टिप्पणी कर रहे हैं, वो मीडिया के पत्रकार टिप्पणी कर रहे हैं भारतीय वामता दल के उस प्रयास को जो प्रयास सिर्फ देश में भारतीयता के आधार पर आपसी एकता, आपसी भाईचारा वो लाना चाहता है। और ये कहते हैं कि देश में आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी सद्भाव आ जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे लोकतंत्र को खत्म करने वाले वो हैं जिसकी गोद में तुम लोग बैठे हो। वो लोकतंत्र के और संविधान के हत्यारे हैं। तो भारतीय अवाम ताकत दल वस्तुतः अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा इसी दिशा में लगाना चाहता है कि कैसे हमारे अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में किस प्रकार और किस प्रयास से इनके बीच में एकता है, आपसी एकता, आपसी सद्भाव है और आपसी अखलाक मोहब्बत स्थापित हो, आपसी सुकून स्थापित हो। लेकिन इसका काफ़ी समय, काफ़ी ऊर्जा जो है देश के दुश्मनों को पहचानवाने में लग जा रहा है। और वो भी जरूरी है। जब तक हमारे देश के आदरणीय अवाम, अपने आदरणीय भारतीय अवाम इनको पहचानेगी नहीं, तब तक जो है भारतीयता के माहौल को स्थापित करने में बहुत दिक्कत होगी। तो वो भी जरूरी है। लेकिन इस बात के लिए चिंतित है थोड़ा भारतीय अवाम ताकत दल, मैं भी, कि हमारी ऊर्जा जो है इस दिशा में ज़्यादा वो व्यर्थ हो रही है। तो खैर कोई बात नहीं है, जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। और लेकिन इनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसी सिलसिले में एक कोई प्रदीप सिंह हैं, इनके सिपह सालार बीजेपी वालों के, उनका एक जो है वो यूट्यूब देखा गया
तो वो वर्णन कर रहे थे कि मोदी महोदय ने लुटियन गिरोह को निपटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है। इस लुटियन गिरोह को पाल रहे हैं और ये निर्बाध रूप से जो है देश विरोधी हरकत में संलिप्त हैं, सक्रिय हैं, और उसको प्रदीप सिंह जैसे लोग कर रहे हैं कि नहीं, इनको निपटा दिया है। कितना झूठ बोलने में मैंने ये ऐसे लोग मैंने सक्रिय हैं। बोलते बोलते उन्होंने उसी प्रकरण को जब आया इसका राहुल गांधी वाला, कि राहुल गांधी जो है कई विदेशी करेंसी और ड्रग के साथ जो है बोस्टन शहर अमेरिका में पकड़ा गया, तो ये प्रदीप सिंह जो है उस राहुल गांधी का नाम लेने तक का नैतिक साहस नहीं दिखा पाते। कहते हैं कि एक नेता के पुत्र, आप लोग जान गए होंगे, ऐसे इस तरह से वो संदर्भ दे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि प्रदीप सिंह जैसे पत्रकार इतने बड़े अभिशाप, राहुल गांधी का नाम लेने तक का उनको नैतिक बल नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, और अपने को दावा करते हैं कि वो जनता के पत्रकार। इनकी असलियत को जरा हमारे सभी भारतीय भाई बहन जरा समझे कि जो ड्रग स्मगलर के रूप में कितना बड़ा अभिशाप है वो इस देश का, उसका नाम लेने तक का इनको प्रदीप सिंह जैसे लोगों को साहस नहीं है, तो वो किस किस्म के जो है जनता के पत्रकार हैं। सवाल इस बात का उठता है। और किस तरह की पत्रकारिता वो करते होंगे, कैसे कैसे जो है, जो यानी बीजेपी वाले तो बचाते ही हैं, इसी जीएनपीसी की रक्षा करते हैं, ये भी उसी जीएनपीसी के, चाहे राहुल हो, किस तरह से बचाते हैं कि उनका कि उसका नाम ही नहीं लेते हैं। और बताते बताते ये उन्होंने उसी बात का खुलासा किया जिसके विषय में भारतीय जनता के दल ने कई बार बताया है कि ये वाजपेयी जो है उसी राहुल गांधी को जो ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया था बोस्टन शहर अमेरिका में, उसको ये छुड़वाया था वाजपेयी। तो उसी को थोड़ा सा विस्तार से ये प्रदीप सिंह महोदय ने बताया कि कि प्रधानमंत्री वाजपेयी का प्रधान सचिव था ब्रजेश मिश्रा। ये तो मालूम है कि जितना भी ये इकोसिस्टम है, खास करके ब्यूरोक्रेसी का, न्यायपालिका का और कर्मचारियों का और पत्रकारों और मीडिया का, बौद्धिक वर्ग का, यह जीएनपीसी के द्वारा ठूसे हुए उन्हीं यानी कुछ ही पौधों को छोड़ करके, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जो लीडिंग एंड परमानेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इन्हीं के टेंटेकल्स हैं, इन्हीं के तत्व उसमें भरे हुए हैं। तो इकोसिस्टम उन्हीं समूह का है। तो एनडीए की सरकार होते हुए भी वो जो ब्रजेश मिश्रा था, वो पक्का जीएनपीसी का चमचा था। तो रात के 12 बजे जो पकड़ा, जो कि वो अमेरिका में दिन था और यहाँ रात थी, तो जब वो पकड़ाया तो वहां से तो फिर जीएनपीसी वालों का फोन आया, जीएनपीसी मतलब सोनिया का फोन आया इस ब्रजेश मिश्रा के पास। ब्रजेश मिश्रा प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री वाजपेयी के, लेकिन वो काम कर रहे थे सोनिया गांधी के लिए। तो इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम जरा गौर से इसको देखे। ब्रजेश मिश्रा, एनडीए सरकार जो थी, खासकर वाजपेयी सरकार जो 1998 से लेकर 2004 तक, तो उसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रधान सचिव थे ब्रजेश मिश्रा।
वो प्रधान सचिव किसके थे? प्रधानमंत्री वाजपेयी के। लेकिन वो काम कर रहे थे सोनिया के लिए। तो जब सोनिया का बेटा, मतलब कि वो गद्दार राहुल गांधी, जब ड्रग स्मगलिंग में और कई विदेशी करेंसी के साथ जब पकड़ा गया, तो उस सोनिया ने इस माने रात के 12 बजे अपने चमचे ब्रजेश मिश्रा को जगाया, और ब्रजेश मिश्रा ने सोते हुए रात के 12 बजे सोते हुए वाजपेयी को जगाया। और वाजपेयी ने ये नहीं कहा कि भाई वो अपराधी है तो अपना भुगते। रात के 12 बजे भी वाजपेयी ने उस जो भारत का राजदूत था वहाँ का अमेरिका में, उसको लगाया कि क्या क्या किया, जो भी है। तो वाजपेयी प्रधानमंत्री देश के, और बचा रहे हैं देश के दुश्मनों को, जीएनपीसी के राहुल को। ये चरित्र है बीजेपी वालों का, बीजेपी के वाजपेयी जैसे, मोदी जैसे प्रधानमंत्रियों का, कि वोट लेते हैं अवाम से कि ये राष्ट्रवाद चलाएंगे, ये देश की रक्षा करेंगे। वोट लेंगे इस नाम से, रक्षा करेंगे देश के दुश्मनों का, राहुल गांधी का, वो भी किस रूप में? ड्रग स्मगलिंग करते हुए अमेरिका में और कई विदेशी करेंसियों के साथ। तो इस चरित्र को, बीजेपी के इस वास्तविक चरित्र को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से ये समझे। और जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ये बीजेपी जो है, यानी जीएनपीसी के जितने भी उसके नेता हैं, नेहरू है, इंदिरा है, राजीव है, उसको बचाने के लिए किसी भी सीमा तक ये बीजेपी वाले जो है वो जाने को, किसी भी सीमा तक और किसी भी हद तक जाने के लिए ये तैयार होते हैं। क्या हमारे भारतीय भाई बहन ये कल्पना कर सकते हैं कि इसी बीजेपी या जनसंघ का संस्थापक, इसी नेहरू के संस्थापक जो है, संस्थापक को इसी नेहरू ने अपने चमचे शेख अब्दुल्ला के द्वारा वो मरवाया था जम्मू कश्मीर की जेल में। ये देश जानता है। तो वाजपेयी महोदय रहे 6 साल रहे, और ये मोदी महोदय को भी 8.5 साल से ऊपर हो गया। कैसे कोई इस बात को पचा सकता है कि उनके संस्थापक की जो हत्या किया है इसने, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के द्वारा जहर दे करके, उसकी जांच तक इन समूह ने नहीं कराया। किस लिए जांच नहीं करा? ताकि गद्दार नेहरू को बचाया जा सके, वो बेनकाब न हो। तो इसी से अंदाज आपको मिल सकता है कि इस जीएनपीसी को बचाने में बीजेपी किस सीमा तक जा सकती है और किस हद को ये पार कर सकती है, कि जो अपने संस्थापक को भी जो है की भी मृत्यु की जांच नहीं वो करवाती, जबकि वो सत्ता में है। 6 साल सत्ता में रहा ये वाजपेयी, और 8.5 साल मोदी जी को हो गया। अपने संस्थापक की हत्या का जांच तक इसलिए नहीं करवाते हैं इनको, चूंकि इनको गद्दार नेहरू को बचाना है। तो ये क्या देश को बचाएंगे? बीजेपी वालों की पूरी ऊर्जा, पूरा दिमाग जो है जीएनपीसी के पापों को ढकने के लिए है, देश के लिए नहीं है। और उसके जितने प्रवक्ता है, समित पात्रा सुन लीजिए, या तो वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, या तो सुधांशु त्रिवेदी जो है वो स्मग बिलीफ एंड फर्स्ट प्राइड का शिकार होकर के जो है, पिछली बातें हमारे यहाँ जो चिकित्सा पद्धति और वो इसरो था, फलाने था, ढेकाने था। वर्तमान भारत को कैसे मजबूत किया जाए,
बिखराव जो बिखराव है हम हमारे देश में जातिवाद क्या माने जातिवाद का जो जहर है, संप्रदायवाद का जो जहर है, भाषावाद का जो जहर है, प्रांतवाद का जो जहर है, और इस जहर के कारण जो हमारा देश बिखराव के दंश को झेल रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं। इसकी कोई चर्चा न तो सुधांशु त्रिवेदी करता है, न तो ये समित पात्रा करता है, कभी नहीं। लेकिन भारतीय जनता दल को इसी की चिंता है कि किस प्रकार हमारे देश में बिखराव का अंत हो। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, जरा सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है और हमारे ऊपर भी है, और जो है वो भारतीय जनता दल के ऊपर है। और हमको बड़ी खुशी है कि बिहार से, बिहार जो है जातिवाद की आग में झुलस रहा है, वहां से भी बहुत बड़े पैमाने पर जागृति हो रही है कि जातिवाद की दीवारों को तोड़ करके भारतीयता के आधार पर एक होने के लिए, यानी हमारी आदरणीय भारतीय अवाम आगे आ रही है। उस दिशा में हमने बताया था कि करीब 4-5 रोज पहले हमने बताया कि हमारे एक यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बिहार के, वो तो यहाँ तक कर रहे थे कि शायद हम ये कहें तो लोग विश्वास न करें कि हम भारतीय जनता दल के उस मुहिम में बिल्कुल सक्रिय हैं, बिल्कुल साथ में हैं, जो कि इस देश में, इस प्रदेश में जातिवाद की दीवार को तोड़ करके, संप्रदायवाद की दीवार को तोड़ करके, और प्रांतवाद सब चलाते हैं ना, एक बिहारी 100 पर भारी। ये क्या है भाई? बिहारी क्या होता है? किस पर भारी? अपने भारतीय भाई बहनों पर भारी? शर्म नहीं आती? सब जहां पर सबको बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता है, सबको बराबरी के आधार पर गले लगाने की आवश्यकता है, सबको बराबरी के आधार पर जो है व्यवहार करने की आवश्यकता है, यह नारा लगाएंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी। उसी तरह से पागलपंथी का कि यानी 1.25 लाख से मैं लड़ाऊं, किससे लड़ाओगे भाई? अपने भारतीय भाई बहनों से। तो वो अकाली वाले सब बोला करते हैं कि 1.25 लाख से मैं लड़ाऊं। लड़ने के लिए किससे लड़ोगे? अपने भारतीय भाई बहनों से। तो इस तरह की जो विखंडनकारी जो बातें हैं, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, और मराठी मानुस, और पता नहीं क्या, इन सारी बातों को खारिज करना होगा। सिर्फ भारतीयता। तो वो हमारे जो बिहार के जो यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई, तो उनकी भावना जो है, उनकी उदात्त भावना जो है बिल्कुल अनुकरणीय है सबके लिए, हमारे बिहार में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों के लिए और पूरे मुल्क के लिए। तो इस दिशा में इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। और अब इस तरह की अब ये बीजेपी से सवाल भी उठने लगे हैं कि बताओ भैया, तुम्हारे लिए सनातन फर्स्ट है या राष्ट्र भारतवर्ष फर्स्ट है? देखिए ये क्या बताएंगे? ये ऐसा घालमेल करते हैं कि इनके घालमेल की तो बड़ी विचित्र कहानी है। जब इनको सत्ता पर बैठना होगा, कुर्सी पर बैठना होगा, तो शपथ लेंगे संविधान का, और शपथ लेने के बाद फिर हिंदू राष्ट्र वगैरह की बात बोला करते हैं। तो बहुत बड़े ये खुद दुविधा के शिकार हैं, और हमारे भारतीय भाई बहनों को शिकार बनाना चाहते हैं। इसलिए दुविधा की कोई बात नहीं है। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हम सिर्फ भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं। हिंदू सनातन एक आस्था है, उसका सम्मान है। इस्लाम एक आस्था है, उसका सम्मान है। एक पंथ है, एक आस्था है, उसका सम्मान है।
और उसके लिए भारतीय वाम दल ने कई बार बताया है और अभी बता रहा है कि वो जो पंथ है, वो जो व्यक्तिगत आस्था है, उसको व्यक्तिगत तौर पर घर के अंदर आप मनाइए, और सामूहिक रूप से ये मनाना है, मान लीजिए जुलूस वगैरह है, तो उसकी बाकायदे अनुमति, और वो अनुमति कानून व्यवस्था की कीमत पर नहीं, हैंकड़ी की कीमत पर नहीं, लोगों की असुविधा की कीमत पर नहीं, अपनी आवाम की सुविधा का ख्याल करते हुए, कानून व्यवस्था का ख्याल करते हुए, और हैंकड़ीबाजी रहित कोई इस तरह से कोई सामूहिक जो है, कोई आवश्यक सामूहिक जुलूस इत्यादि का है, उसकी भी अनुमति हो सकती है। लेकिन सामान्यतया वो अपने घर के अंदर जो है वो आप उसको निभाइए, और जो भी आपका जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय जो आपके संस्कार हैं उसका पालन करिए अपने अपने पंथों के अनुसार, ये आवश्यक है। और एक चीज जो मैंने कहा था कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। एक तो पहला जो आर्टिकल, पहली जो धारा है जो कहती है कि इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। इससे कई भ्रामक और जो स्वार्थी तत्व हैं वो गलत इसका मतलब भी निकालते हैं कि यह देश हाईवे नहीं, बल्कि ये वो स्टेट्स का एक संघ है। गलत है, बल्कि उसको और स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। अच्छा, और एक तो भारत के अलावा कई नाम दिया जाता है कि इंडिया, हिंदुस्तान। बिल्कुल नहीं, इंडिया हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ भारत। तो वो अंग्रेजी में ही मान लीजिए हो तो कि भाई भारत with states as its administrative units। बस भारत अपने भारत जो है अपने प्रशासनिक इकाइयों के रूप में प्रांतों के साथ, बस यदि इतना उसको वहां पर लिख दिया जाए, पूरी स्पष्टता आ जाएगी। दूसरा जो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है कि ये जो पंथ पर ज्यादा जो जोर देने वाली वो भी मौलिक अधिकार के रूप में जो डाला गया है, जिसका दुरुपयोग बहुत होता है, खास करके धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30। ये 5 धारा हैं। 25 से 28 यानी ये 4 धारा, और 30 ये संविधान से निकाल देना चाहिए। इसका बहुत दुरुपयोग होता है। इसका सबसे अधिक दुरुपयोग जो है क्रिश्चियन मिशनरी करती हैं हमारे देश में। पंथ परिवर्तन का जो तांडव चलता है, तो जब हम इसको मौलिक यानी जब इसको मौलिक अधिकार से निकाल देंगे, धारा 25 से लेकर 28, 25, 26, 27, 28 और धारा 30, तो पंथ के आधार पर तमाम जो वाद विवाद होता है वो स्वतः ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। किसी ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछा कि ये मदरसे में पढ़ने वाले वो न तो कोई इंजीनियर बनते हैं, न डॉक्टर बनते हैं, न साइंटिस्ट बनते हैं, न बड़े बड़े जो प्रोफेसर के यानी वो लीडिंग पर्सनालिटी बनते हैं। वो साफ कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी कि मदरसा जो है लोगों को इंजीनियर डॉक्टर के लिए नहीं, हमको संविधान की धारा 30 ने अधिकार दिया है कि इनको जो है वो पंथ विशेष यानी इस्लाम की उसमें शिक्षा वो शिक्षा दी जाए। अब सवाल है कि हमारे देश के लोगों को वेद पुराण और फलाने ठिकाने इस्लाम की शिक्षा दी जाए, या उनको इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बना करके उनको वो उनको यानी इज्जत बख्शी जाए।
यह असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के दिमाग में उसको ठोक करके बताना होगा। इस देश को जरूरत है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छा इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे जो है वकील, अच्छे जजेस बनाकर के उनको प्रतिष्ठित किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, इसकी आवश्यकता है। वो इस्लाम को पढ़ करके और जो है यानी गुरुकुल को पढ़ करके, वो वेद पुराण को पढ़ करके बिल्कुल नहीं। जिसको वेद पुराण और इसकी पढ़ाई करवानी है, जिनको इस्लाम की पढ़ाई करवानी है, वो व्यक्तिगत रूप से जो वो करें, बच्चे उसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो ये विषय उनका है। लेकिन कोई मदरसा जो ये कहे कि नहीं हम जो सिर्फ जो है इस्लाम का ही वो करेंगे और बच्चों को जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक नहीं बनने देंगे, ऐसे मदरसे की या किसी भी विद्यालय की बिल्कुल अनुमति नहीं है वो इस देश में। इसीलिए तो, और उसने हवाला किसका दिया, वही धारा 30 का। तो इसीलिए कि यदि धारा 30 को संविधान की धारा 30 को खारिज कर दिया जाए तो ओवैसी जैसे माने कॉन्स्टिट्यूशनल क्रूक्स यानी संवैधानिक दुष्टों का तर्क भी खत्म हो जाएगा कि हम तो धारा 30 के तहत जो है उनको इस्लामिक शिक्षा देते हैं, और जिसका उद्देश्य जो है उनको न तो इंजीनियर बनाना है, न तो डॉक्टर बनाना है, न तो उनको वैज्ञानिक बनाना है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर इस बात को कहता है कि एक तो जो है संविधान धारा 1 को ठीक किया जाए, इसलिए कि उससे कई वो भ्रांतियां पैदा होती है। उसी का तो फायदा उठा करके, उसी का दुरुपयोग फायदा उठा करके ये गद्दार राहुल गांधी ने कहा कि यह देश ही नहीं है। तो हमने तो कहा कि भाई कि यदि वो संविधान की धारा को दुरुस्त न किया गया तो एक राहुल गांधी का यानी कई गद्दार किस्म के राहुल गांधी पैदा हो जाएंगे उसका दुरुपयोग करने के लिए। और उसी प्रकार जो है जो संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 को संविधान से बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। और सबसे अधिक दुरुपयोग कौन कर रही है, क्रिश्चियन मिशनरी। और लेकिन ये सब हुआ सब बना हुए हैं हमेशा लव जिहाद इन समूह का धंधा ही है कि जो ज्यादा नुकसान कर रहा है उधर से मुद्दा हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद। जबकि क्रिश्चियन मिशनरी, और वैसे चाहे लव जिहाद हो चाहे क्रिश्चियन मिशनरी को, दोनों गलत है। इसलिए तो भारतीय आवाम ताकत दल कर रहा है कि जड़ काटिए ना, तो जड़ तब कटेगी जब संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 को संविधान से निकाल दिया जाएगा। और जब जिसमें निकाल दिया जाएगा तो जो है किसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बीजेपी हमेशा जो है मैंने इस तरह से ये समाधान खोजती है कि वो समस्या भी पड़ी रहे और तमगा भी लूट ले। कश्मीर में क्या किया, धारा 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया। लेकिन कश्मीर समस्या की जड़ में कौन है, नेहरू को, गद्दार नेहरू को। तो गद्दार नेहरू और गद्दार नेहरू की गद्दारियों को, दोनों को बचा लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का रट मारेंगे, लेकिन जो उसकी जड़ है धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और 30 जो है, इसकी बात नहीं करेंगे। और यही हाल कोर्टों का भी है। कोर्ट जो है स्पष्ट पैगाम देने में हमेशा अक्षम रही है। जो हिजाब का मामला, क्या मामला है, यदि इतना ही वो स्पष्ट पैगाम दे दे कि भैया इस देश में भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून
और कानूनों के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावली यही लागू होंगे। वो जो है मनुस्मृति, कुरान, शरिया बिल्कुल नहीं। यदि इसी विषय में हमारी न्यायपालिका या हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका या हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि कैटेगोरिकली स्पष्ट शब्दों में अनइक्विवोकली इन नो अनसर्टेन टर्म्स में यह कह दे, सारी समस्या खत्म हो जाए। चूंकि यह कह नहीं पाती है और नहीं कह रही है, तो तमाम जो है वो मीडिया पर तमाम बहस हो रही है, मीडिया में तमाम हो रहा है, और कई उलझा रहे हैं कि नहीं सब आपको अधिकार ही नहीं है, कोर्ट को अधिकार नहीं। बताइए, ये हिम्मत देखिए, ये कट्टरवादियों की हिम्मत देखिए करें कि इसमें आपको अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को धक्के मार करके जो है वो जो है बाहर कर देना चाहिए। और खास करके सुप्रीम कोर्ट को भी, और खास करके जो हमारे जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी हैं, उनकी सक्रियता से देश को काफी आसानी बनी है। तो उनसे ये उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट फिक्सरों से आजाद करें, और कोर्ट फिक्सरों से आजाद करने में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इनके लाइसेंस भी यदि वो कैंसिल करना पड़े, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, राजीव धवन, मीनाक्षी अरोड़ा, अन्य के यदि उनके लाइसेंस भी कैंसिल करने पड़े, कोर्ट फिक्सिंग के अवसाद से, उसके दंश से मुक्ति पाने में तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हिचकना नहीं चाहिए। इस सीमा तक जाकर के भी इनके लाइसेंस इनके वकालत के यदि लाइसेंस भी कैंसिल करती है, तब भी इस मुल्क को बहुत आराम हो जाएगा। और वैसे भी हमारे आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य ने कई दिशाओं में बहुत अच्छी पहलें की हैं। उन्होंने पहली बार कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण जनता के सेवक हैं। बहुत बड़ी बात है। ये कथन जो है फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस वाला है। तो हम कहते हैं मैंने एक सुझाव दिया, और भी इस तरह से वो रचनात्मक विचार होंगे उनके दिमाग में। तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट फिक्सरों का जो दंश झेल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं देश भी झेल रहा है, तो उसको आज़ाद कराएं। और उसको आज़ाद कराने में यदि जिनका नाम लिया गया, यदि इनके लाइसेंस भी कैंसिल करने की यदि आवश्यकता पड़ती है, तो उससे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय हिचके नहीं, और अपनी ताकत का एहसास कराए इन सबों को। लेकिन फिर भी भारतीयता जो है पूरे देश के लिए, न्यायपालिका के लिए भी जो है बहुत बड़ा संबल है। और इसके अहमियत को, इसके महत्व को सभी हमारे भारतीय भाई बहन, इंक्लूडिंग जुडिशियरी के लोग भी उसको पहचाने। भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर इन सारे काले अंग्रेजों को नष्ट में नाबूद करने का निश्चय करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।